हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग सक्षमता परीक्षा से संबंधित आज हिंदी भाषा का दूसरा ये लेकर के आए हैं। यह दूसरा सेट है जिसमें हम लोग सामान्य हिंदी से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं, सभी प्रश्नों को उत्तर की व्याख्या के साथ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे स्क्रीन पर कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के जो बने हुए सार्थक शब्द कहलाते हैं संधि, समास, अवयव या छंद। हमें इसी में से उत्तर करना है। तो दो या अधिक शब्द की जब बात आती है तो वो संधि नहीं होगा, क्योंकि संधि जो होता है वो परस्पर दो शब्दों का संयोग संधि होता है। यह समास कहलाएगा। यानी पहला नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो समास को हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि समास का शाब्दिक अर्थ जो है वह संक्षेप है, विस्तार है, विग्रह है या फिर विच्छेद है। तो इस समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो संक्षेप होता है, और यानी किसी एक सेंटेंस को, पूरे वाक्य को संक्षेप में एक शब्द में व्यक्त करना जो है वो समास कहलाता है। और समास को फिर जब उसे अलग करते हैं तो वो विग्रह होना कहलाता है, और ये संधि का जो है वो विच्छेद कहलाता है। तो हम लोग याद रखेंगे समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। थोड़ा सा हम लोग समास को देख लेते हैं। हम इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि ताकि आपको जो है कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। समास किसे कहते हैं? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण, यानी कि संक्षिप्त करना, छोटा करना। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर के नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को समास कहते हैं। दो शब्द मिलकर के, जैसे अगर हम लोग उदाहरण में देखें कि रसोई के लिए जो घर होता है हम लोग उसको सिंपली रसोई घर कह देते हैं। रसोई घर कहने से हमारा ये बात अंडरस्टूड हो जाता है, हम ये बात समझ जाते हैं कि यह रसोई के लिए घर है, उसे हम लोग रसोई घर कहते हैं। तो रसोई घर क्या है कि सामासिक पद हुआ, और उसका सामासिक पद का विग्रह कौन सा हो गया? तो विग्रह हो गया रसोई के लिए घर। समास के कई प्रकार हैं, एक एक को हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा डिटेल्स में इसको देख लेते हैं ताकि जो हमारा ये है वो फिर से एक बार पॉलिश हो जाए, रिवाइज हो जाए, कंफ्यूज ना हो। उससे रिलेटेड ये प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, इसलिए रिवाइज भी जरूरी है। समास, अवयवी भाव समास, ये समास के कुल 6 ये है। अवयवी भाव समास किसको कहते हैं? तो अवयवी भाव समास जो है उस समास को कहते हैं जिस समास का प्रथम पद जो है वो प्रधान होता है, उस समास को कहते हैं अवयवी भाव समास। उसके बाद है तत्पुरुष समास, दूसरा समास है। तत्पुरुष समास का जो है दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे राजा का मंत्री, तो राजमंत्री जो है, राजा का मंत्री राजमंत्री, वो वहाँ पर दूसरा पद प्रधान है, तो वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है क्रमधारय समास है। क्रमधारय समास जो है वो इस समास में जो समासिक पद होता है उसका पहला पद जो होता है, समासिक पद का पहला पद विशेषण होता है, यानी एडजेक्टिव होता है, और दूसरा पद जो है वो विशेष से होता है। तो ये याद रखेंगे। पहला, जैसे अगर हम लोग बात करें ये कर्मधारय समास में कि चंद्रमुखी, यानी चांद जैसा मुख या चंद्रमा जैसा चेहरा जो है, तो चंद्रमुखी में पहला पद क्या हो गया कि वहाँ पर विशेषता बता रहा है चंद्रमा की तरह, दूसरा पद चेहरा को बता रहा है मुख। तो ये कर्मधारय समास हो गया, जिसका पहला पद जो है, जिस समासिक पद का पहला पद क्या हो? पहला पद हो ये विशेषण, और दूसरा पद क्या हो? दूसरा पद हो विशेष, तो वो कहलाएगा कर्मधारय समास। उसके बाद है द्विगु समास है। द्विगु समास में क्या है कि पहला पद संख्यावाचक हो, पहला पद संख्यावाचक हो। जैसे हम लोग कहते हैं कि चौराहा, चौराहा का अर्थ क्या हो गया कि 4 रास्तों का जो एक जगह मिलन होता है तो वो चौराहा कहलाया। त्रिकोणा, त्रिकोणा का अर्थ क्या हो गया कि 3 कोण है, यानी कि 3, पहला पद जो है उससे 3 का बोध हो रहा है, पहला पद से 4 का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार के जो पद होंगे, समासिक पद होंगे, वह द्विगु समास के अंतर्गत आएगा, जिसके प्रथम पद से क्या होगा? संख्यावाचक होगा, यानी संख्या का ज्ञान हमें प्राप्त होगा। तो वो समास क्या कहलाएगा? वो समास जो है वो द्विगु समास कहलाएगा। अगले देखते हैं अगला समास कौन है, तो अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास को दोनों पद प्रधान होता है, और बीच में जो है डैश लगा करके लिखते हैं, जैसे अन्न जल, तो पहला पद भी प्रधान है और दूसरा पद भी प्रधान है, खाना पीना, अन्न जल, रात दिन।
तो इसमें जो है इस प्रकार के जो समासिक पद होते हैं, इसका प्रथम पद भी और पूर्व यानी उत्तर पद भी दोनों पद जो है प्रधान हो, उस समास को हम लोग कहते हैं ये द्वंद्व समास। और अंतिम है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अब यही भाव समास जिसका प्रथम पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो, क्रमधारय समास जिसका प्रथम पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य हो, द्विगु समास जिसके प्रथम पद से संख्या का बोध होता हो, संख्यावाचक कोई संज्ञा पता चलता हो तो वो द्विगु समास में आएगा, द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान हो, और बहुब्रीहि समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं हो। समास के यह कुल 6 भेद हैं। और समास कहते किसे हैं, तो समास कहते हैं संक्षिप्तीकरण को, यानी कि छोटा करने को समास कहा जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न इस पर आधारित, अभी हम लोग को प्रश्न देखना है। प्रश्न है कि जिस समास में उत्तर पद जो है प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, वह कौन सा समास कहलाएगा। वह उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ उसके ये में जो है पूर्व पद जो है वो विशेषण और विशेष हो। तो हम अभी इसमें पीछे हम लोग चर्चा किए हैं कि जिसका प्रथम पद विशेषण हो और दूसरा पद जो है वो विशेष से हो, तो उस तरह का समास क्या कहलाता है, क्रमधारय समास कहलाता है। तो जिसका ये यही सवाल है कि जिसका उत्तर पद प्रधान हो और साथ ही साथ एक पहला पद जो है वो विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, तो वह समास क्रमधारय समास कहलाएगा। यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, यानी ना उसका प्रथम पद प्रधान हो ना उसका दूसरा पद प्रधान हो, तो वह समास क्या कहलाएगा। तो अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि जिस समास का दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो, उस समास को किस नाम से जानते हैं, तो उस समास को जानते हैं बहुब्रीहि समास के नाम से। बहुब्रीहि समास यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर होगा चौथा नंबर प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि दीनानाथ में कौन सा समास है। जी, दीनानाथ जो शब्द है ये समासिक शब्द, इस समासिक शब्द में क्रमधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है या फिर द्वंद्व समास है। 5वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 5वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ये ए यानी क्रमधारय समास है। दीनानाथ शब्द जो समासिक शब्द है उसका आंसर क्या है, क्रमधारय समास। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है कि चौराहा में कौन सा समास है। तो यहाँ पर अभी ध्यान से देखिए, हम लोग अभी चर्चा किए हैं कि जिस समासिक पद से प्रथम पद में अगर कोई संख्यावाचक ये पता चलता हो, संख्या का पता चलता हो, तो उस समास को जो है किस समास के अंतर्गत रखा जाता है, तो उसको रखा जाता है द्विगु समास के अंतर्गत। अर्थात चौराहा जिसमें से पहला से 4 का पता चल रहा है कि यहाँ पर 4 रास्ते मिल रहे हों, वो चौराहा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 6 का सही उत्तर होगा कि इस प्रकार के समास जिससे पहला चौराहा हो, तिनकोना हो, तो इस प्रकार के जो भी जितने भी समासिक पद हैं वो सभी द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न किया जाएगा, लेकिन हम लोग को कंफ्यूज होना नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस समास के दोनों शब्दों में समानाधिकरण होने पर क्रमधारय समास होता है। कौन से समास का दोनों पद अगर समानाधिकरण है यानी समान अधिकरण का है, तो वो जो समास है वो क्रमधारय समास हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि अगर तत्पुरुष समास में दोनों पद जो है वो समानाधिकरण हो जाए तो फिर वह क्रमधारय समास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो द्वंद्व समास उसे कहते हैं जिसका प्रथम पद भी और दूसरा पद भी दोनों पद प्रधान होता है, तो वो द्वंद्व समास कहलाता है। पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया पैसा। अगर हम लोग एक एक को देखें तो इसमें सबसे सही उत्तर क्या होगा, आप लोग भी दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं तथा आप वीडियो के अंत में ज़रूर कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा तथा इससे रिलेटेड प्रश्न जो है आपको कितने % आप कर पा रहे थे। तो ये 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा कि द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान हो वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि रुपया पैसा द्वंद्व समास पहचानने का एक और तरीका है या बीच में डैश लगा होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे स्क्रीन पर कि पाप पुण्य में कौन सा समास है। जी, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य जो है यहाँ पर लिखने में मिस्टेक है, यहाँ पाप और पुण्य के बीच भी डैश है। तो पाप और पुण्य, पाप का अर्थ हो गया कि गलती गुनाह और पुण्य का अर्थ हो गया
कि सही, नेकी। तो ये पाप और पुण्य में जो समास आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों पद प्रधान हो रहे हैं, प्रथम पद भी प्रधान है, अंतिम पद यानी दूसरा पद भी इस शब्द का प्रधान है, तो यह द्वंद्व समास कहलाएगा, यानी 9वां का बी ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि देश प्रेम में कौन सा समास है। 10वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो देश प्रेम अगर ध्यान से देखें तो इसका प्रथम पद जो है यह प्रधान है, इसका सॉरी देश प्रेम, देश से जो है यह देश प्रेम में जो है इसमें जो सेकेंड पद है यह प्रधान है, तो इसमें जो है जो सही उत्तर हो जाएगा 10वां नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह जो समास है यह कौन सा है, यह तत्पुरुष समास है, क्योंकि तत्पुरुष समास का जो है वह दूसरा पद प्रधान होता है और अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। और द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाचक रहता है, और बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो 10वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जी, संज्ञा से रिलेटेड जो प्रश्न है, हम सभी जानते हैं कि संज्ञा जो है वो नाम को कहते हैं। संज्ञा के फिर 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर गाय, पहाड़ और आम ये सभी जो है ये संज्ञा के अलग अलग ये हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये नहीं आएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यमुना जो है यह नदी, इससे नदी का पता चल रहा है, गाय से ये पता नहीं चल रहा कि किस गाय की बात हो रही है, यह एक पूरा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। उसी प्रकार पहाड़ जो है तो इन सबसे पता नहीं चल रहा, लेकिन यमुना जो है अगर यहीं पर पहाड़ की जगह पर हिमालय पहाड़ होगा या फिर अरावली पहाड़ होगा, सतपुरा श्रेणी होगी, तो फिर वहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो लेकिन यहाँ जो है सिर्फ यमुना की बात हो रही है, जो यमुना नदी है, तो यमुना जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, किस शब्द से हमें स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। 12वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो स्त्रीलिंग का जो बोध हो रहा है सहारा है, सूची पत्र है, सियार है या फिर परिषद है। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है 12वां का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के भेद कुल कितने होते हैं। हम सभी जानते हैं कि कारक के भेद जो है वो 8 होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, संबोधन, संबंध। तो इस प्रकार जो है कुल मिलाकर के कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कुल जो है वो 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा हम लोग जो है के लिए किस कारक का चिन्ह है, के लिए जो है कारक का विभक्ति चिन्ह आता है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में आज इसी वीडियो में जान लेंगे, आप अंत तक बने रहिए। के लिए जो है वो किस कारक का चिन्ह है, तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, तो इस प्रकार जो है सभी विभक्ति चिन्ह को भी हम लोग देखेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है 14वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि संप्रदाय कारक का जो है यह विभक्ति चिन्ह है के लिए। और आगे देखते हैं हम लोग कारक कहते किसे हैं, थोड़ा सा कारक को भी समझ लें। इसलिए दोस्तों हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, तथा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिए। कारक कहते किसे हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित होता हो उसे कारक कहते हैं। तो जिससे जो है वाक्य के अन्य शब्द के साथ जो है इसका संबंध अगर बता रहा है तो यह कारक कहलाएगा। अब देखते हैं हम लोग कारक के जो है कुल 8 प्रकरण हैं और उसके जो चिन्ह है विभक्ति चिन्ह के रूप में जानते हैं। कारक के कौन कौन से हैं। कारक का जो ये है कि कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो ने है, याद रखेंगे, इससे अक्सर प्रश्न बनता है और ये प्रश्न जो है वो हमें बहुत कंफ्यूज करता है, तो ध्यान रखना है थोड़ा सा हमें। कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्म कारक है दूसरा उसका चिन्ह है को, करण कारक है उसका चिन्ह है से या द्वारा। ये साधन के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि से जो है वो 2 कारक का चिन्ह है। उसके बाद संप्रदान कारक है, संप्रदान के लिए क्या है, संप्रदान कारक के लिए जो है वो को और के लिए है। अपादान कारक है से, लेकिन किस अर्थ में, जुदाई के अर्थ में, यानी एक दूसरे से अलग होने के अर्थ में जब से प्रयोग होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता जो है वो पेड़ से अलग होता है, तो वहाँ पर अपादान कारक होगा। और साधन के लिए जो है वहाँ पर करण कारक होगा।
फिर संबंध कारक है का, के, की, ना, ने, नी, ये सबसे जो है संबंध का पता चलता है, संबंध कारक के अंतर्गत आएगा। फिर सातवां जो है वो अधिकरण कारक है और अधिकरण कारक का जो है में पर, तो ये कुल 7 यहाँ पर कारक के जो है विभक्ति चिन्ह को दिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। 15वां नंबर प्रश्न है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में जो से है वह किसका विभक्ति चिन्ह है। तो इस 15वां नंबर प्रश्न का जो से वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर अलग होने की स्थिति का पता चल रहा है, अर्थात 15वां नंबर क्वेश्चन के लिए ये सबसे सही उत्तर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपादान कारक, क्योंकि आपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो कौन सा है, से, लेकिन किस अर्थ में है, अलग होने के अर्थ में है। तो 15वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यह आपादान कारक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, तो इसमें पर जो है यह कौन सा कारक के अंतर्गत आएगा। यह पर जो है यह क्या बता रहा है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, यह कर्म कारक बता रहा है, संप्रदान कारक बता रहा है, आपादान कारक बता रहा है, या फिर अधिकरण कारक को बता रहा है। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 16वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा वह कौन सा होगा। 16वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि यह अधिकरण कारक को बता रहा है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित शब्दों में से सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है। ऐसा शब्द कौन सा है जो हमेशा स्त्रीलिंग के अर्थ में प्रयुक्त होता है, वह पक्षी है, बाज है, मकड़ी है, या फिर गैंडा है। तो इस 17वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, जो सदा ये के रूप में प्रयुक्त होता है, वह ऑप्शन नंबर ए है, कि पक्षी जो है वो सदा, चाहे वो नर पक्षी हो या मादा पक्षी हो, लेकिन शब्द पक्षी जो है वो ऐसा पक्षी है, वो सदा जो है सॉरी सदा ये के रूप में, यानी स्त्रीलिंग के रूप में पक्षी शब्द प्रयुक्त होता है, इस्तेमाल होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, देखते हैं 18वां नंबर प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। यह प्रश्न जो है अक्सर कंफ्यूज करते हैं, और यह प्रश्न आपको जो शुरू होता है 10th से लेकर के और ग्रेजुएशन लेवल तक में ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता रहता है, इसलिए इस कन्फ्यूजन को आज ही दूर कर लीजिए। अगर परीक्षा में या इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो फिर वहाँ आपको कन्फ्यूज होना नहीं है कि लिंग की दृष्टि से दही जो है वह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या फिर नपुंसक लिंग है, या उभयलिंग है। चूँकि 4 प्रकार के लिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं व्याकरण में, एक तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और जिससे मेल फीमेल का पता चले, फीमेल के लिए स्त्रीलिंग, मेल के लिए पुल्लिंग, और फिर जो है नपुंसक लिंग और उभयलिंग। तो ये 4 प्रकार के हम लोग लिंग को पढ़ते हैं। इसका 18वां का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, कि दही जो है वह पुल्लिंग होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, यानी किस शब्द से स्त्रीलिंग होने का बोध हो रहा है। उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु और संकल्प, इनमें से किस शब्द के द्वारा जो है ये पता चल रहा है कि वह शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है। 19वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा दोस्तों कि मृत्यु जो है वह इससे स्त्रीलिंग शब्द होने का पता चल रहा है, अर्थात 19वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। दोस्तों हिंदी से संबंधित हम लोग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो व्याकरण से संबंधित होंगे तथा हिंदी की पुस्तकों से जो संबंधित होंगे उसे भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आएगा तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध रूप प्रयोग हुआ है। तो सर्वनाम कहते किसको हैं, सर्वनाम कहते हैं कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है वो सर्वनाम के रूप में जाने जाते हैं। इन सभी वाक्यों को पढ़ना है और इसमें देखना है कि कौन से वाक्य में जो है अशुद्ध रूप का प्रयोग है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, यहाँ पर, या फिर आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। यहाँ पर आपके, मैं, ये सारे शब्द जो है ये सर्वनाम है। जैसे वह, तो ये सर्वनाम है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, और डी है कि मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। यहाँ मुझे, मैं, ये सभी जो है सर्वनाम है। लेकिन अगर हम लोग इसमें देखें ध्यान से कि कौन से सर्वनाम में जो है वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध रूप प्रयोग है, तो मैं तेरे को, तो यहाँ पर मैं तो सर्वनाम का शुद्ध रूप भी है,
लेकिन टेढ़े, यह कोई सर्वनाम नहीं है व्याकरण के हिसाब से, अर्थात करेक्ट आंसर जो अशुद्ध रूप वाला ये सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी जाना जाएगा कि मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, यह करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस वीडियो में आज के इस क्लास में हम लोग जो है ये समास और कारक, हम उम्मीद करते हैं कि समास और कारक हमारा कवर हो गया है। इससे संबंधित अगर प्रश्न बनते हैं तो किसी भी प्रकार के प्रश्न बनेंगे तो हमसे परीक्षा में नहीं छूटेंगे। हम अगले सेट के साथ जल्द हाजिर होंगे, मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। पहला सेट हिंदी का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप यहाँ से भी उसे देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।